बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीक 8 का पार्ट 3 आज हम लोग देखेंगे और इसके अंदर जो कंटेंट्स हम लोगों ने कवर करने हैं वो है हैश फंक्शन, बर्थडे अटैक्स, पब्लिक की, सर्टिफिकेट और मैन इन द मिडल अटैक। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें देखी थी, ऑथेंटिकेशन फंक्शंस की, मैसेज इंक्रिप्शन देखा था और मैक देखा था जिसको हमने कहा था मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। तीसरा पार्ट हमने कहा था कि जब हम हैश फंक्शन की बात करते हैं तो इसके लिए हमने एक और नेम भी जस्टिफाई किया हुआ है जो हम कह देते हैं वन वे हैश फंक्शन। अब जब हम इसकी बात करेंगे तो टेक्निक वही है, यानी कि इसको भी हमने सो कॉल्ड इंक्रिप्शन के लिए हम ये कह सकते हैं कि हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली हैश फंक्शन इज नॉट एन इंक्रिप्शन टेक्निक। हम इंक्रिप्शन टेक्निक के ऑल्टरनेटिव के तौर पे हैश फंक्शन को यूज़ करते हैं। उसकी रीजंस क्या है वो आगे जाके स्लाइड्स में आपको नजर आएंगी। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। A hash function is any function that can be used to map data of arbitrary size to fixed size values। हैश फंक्शन क्या है? ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, मैप करता है वेरिएबल साइज डेटा को फिक्स साइज डेटा की वैल्यूज के ऊपर। यानी कि आर्बिट्री साइज कौन सी वैल्यूज होंगी? ऐसी वैल्यूज जो चेंज हो रही होती हैं कंटिन्यूसली, यानी कि जो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती हैं, हमें पहले से उन वैल्यूज का पता नहीं होता और अनइन्फॉर्म्ड होती हैं। और टू फिक्स साइज्ड वैल्यूज कन्वर्जन हो रही है वेरिएबल साइज की किसके अंदर? फिक्स साइज वैल्यूज। फिक्स साइज वैल्यूज का मतलब ये कि हमें हार्ड एंड फास्ट पता होगा कि ये इतनी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी। द वैल्यूज रिटर्न बाय हैश फंक्शन आर कॉल्ड हैश वैल्यूज, हैश कोड्स या हैशेस। अब जो वैल्यूज आप हैश फंक्शन से रिटर्न करवाते हो उसके लिए उन्होंने ये थ्री नेम्स शो करवाए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है द वैल्यूज आर यूज्ड टू इंडेक्स अ फिक्स साइज टेबल। अब आप ये देखो, हैशिंग हम असल में क्या करते हैं? हैशिंग की भी जब हम बात करते हैं तो हैश का मतलब होता है कि हम टैग कर रहे होते हैं किसी स्पेसिफिक डेटा को। अब जब हम किसी स्पेसिफिक डेटा को टैग कर रहे होते हैं तो होता ये है कि जब आप सिमिलर टैगिंग करते हैं, जैसे अगर हम फेसबुक की बात करते हैं, फेसबुक पे भी हम कुछ पिक्चर्स को टैग कर देते हैं। टैग करने का मतलब ये है कि वहां पे हम सेम लोगों के नेम यूज कर रहे होते हैं, पर्सन्स के। अब क्या होता है, जब आप गैलरी बनाते हैं और इंडिविजुअल बेसिस पे, तो वहां पे क्या करता है कि जहां पे आपने एक पर्सन की टैगिंग या हैशिंग की होती है डिफरेंट जगहों पे, उनकी सारी की सारी टैगिंग एक जगह पे ग्रुप हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। इसी तरह से जो सेकंड पर्सन या सेकंड इंडिविजुअल होता है उसकी एक जगह पे सारी टैगिंग होती है। उससे क्या होता है, एक लिस्ट या एक टेबल सा बन जाता है या एक सेपरेट गैलरी बन जाती है जिसके अंदर हमें स्पेसिफिक एक ही पर्सन का सारा रिकॉर्ड नजर आ रहा होता है। तो यहाँ पर भी उसी चीज़ को हम मैप करते हैं हैश फंक्शन के अंदर। जब हम हैश टेबल की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है कि हमने वैल्यूज ली थी और हमने क्या किया था, उन वैल्यूज की बेस पे उनकी हैशिंग कर दी थी। अब जब हमने हैशिंग कर दी थी तो उसके रिटर्न में हमारे पास एक इंडेक्सिंग वाला फिक्स साइज का टेबल आ गया था। उस फिक्स साइज के टेबल के अंदर क्या होगा, हर वैल्यू के अगेंस्ट एक इंडेक्स एलोकेट किया गया होगा। और उस इंडेक्स की मदद से आप क्या करते हो, आप इन फ्यूचर जितनी भी आपने अपनी ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं या क्यूरीज को एंटरटेन करना होता है, वो आप काम कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज ऑफ अ हैश फंक्शन टू इंडेक्स अ हैश टेबल। ठीक हो गया। हमने जैसे अभी कहा कि हम हैश फंक्शन को किस पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, या हैश की वैल्यूज को जो है हैश फंक्शन के बाद हमें रिटर्न हो रही है इंडेक्सिंग के लिए यूज करते हैं। और उसके लिए उन्होंने नेम बताया, उन्होंने क्या, हम उसको हैशिंग टेक्निक कह देते हैं और स्कैटर स्टोरेज एड्रेसिंग कहते थे। अब स्कैटर स्टोरेज एड्रेसिंग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेमोरी लोकेशन हमारी बहुत बड़ी होती है और जब हम डेटा की स्टोरेज करने पे आते हैं तो आप ये देखो, जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस वाइज हमारा सारा डेटा स्टोर हो। जहां जहां मेमोरी में लोकेशन खाली होती जाएगी वहां वहां जाके डेटा स्टोर होता जाता है और उस लोकेशन का या उस मेमोरी एड्रेस का जो आपके पास मेमोरी एड्रेस होता है वो एक टेबल के अंदर या एक लॉग फाइल के अंदर जाके हिस्ट्री के तौर पे मेंटेन होता जाता है। इन फ्यूचर अगर आपने डेटा को रिट्रीव करना होगा तो आप सिंपल क्या करते हो, उस टेबल में जाके उस मेमोरी लोकेशन को निकाल लेते हैं और उसके थ्रू आप ओरिजिनल डेटा को एक्सेस कर लेते हैं। फिर कहते हैं हैश फंक्शन एक्सेप्ट्स अ वेरिएबल साइज मैसेज, एम एज इनपुट,
इनपुट आपकी हैश फंक्शन के अंदर क्या होगी, हमेशा वेरिएबल साइज होगी, साइज आपका वेरी कर रहा होगा, एंड प्रोड्यूसेस अ फिक्स्ड साइज आउटपुट। ये बात हमने फर्स्ट पॉइंट में बड़ी क्लियरली की थी कि हैश फंक्शन का असल काम ही क्या है कि वो वेरिएबल साइज को किस में कन्वर्ट कर देता है, फिक्स साइज के अंदर। तो जब हमने कहा था आर्बिट्री साइज है, तो आर्बिट्री साइज हमें बहुत क्लियरली पता चल गया कि ये इनपुट होगी, और जो फिक्स साइज वैल्यूज हैं वो बहुत क्लियरली हमें पता है कि वो क्या हो गई, अब आउटपुट हो गई। फिर जो अगला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि ये अपने हैशिंग टेक्निक अप्लाई करने के लिए किसी भी किस्म की कोई की को यूज नहीं करता है। अभी आप देखो, ऊपर हमने सिर्फ दो बातें की है। हमने कहा कि जब हम हैश फंक्शन को यूज करते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, और उन वैल्यूज को यूज करके हमने क्या कर देना, एक हैश टेबल जनरेट करवा देना जिसके अंदर प्रॉपर इंडेक्सिंग को मेंटेन कर रहे थे। इस सारे सिनेरियो के अंदर हमने किसी भी किस्म की बात नहीं की है। हैश कोड प्रोवाइड्स एन एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी। अब जब ये एक हैश कोड जनरेट हो जाएगा तो वो क्या करता है, एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। वो कैसे कर रहा होता है कि अगर कहीं से हमने कोई गलत वैल्यू रिट्रीव कर ली है, आप उसको बैक ट्रैक कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। आपको फौरन से पता चल जाएगा कि ये वैल्यू मैंने गलत जनरेट करवा ली है, इसका मतलब है मैंने गलत एड्रेस या इंडेक्स यूज किया था। आपको फौरन से उस एरर का पता चल जाता है। A change to any bit or bits in the message results in a change to hash code. हैश कोड आपने क्या कहा था, कोई भी वैल्यूज थी, अगर आप मैसेज की एक बिट को भी चेंज करने की कोशिश करते हैं तो आपका ओवरऑल सारी इंडेक्सिंग चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि हमने कहा कि हमारा मैसेज किसी मेमोरी लोकेशन पे जाकर स्टोर हो जाएगा, उसके अगेंस्ट हम एक हैश टेबल जनरेट करवाएंगे, इंडेक्सिंग होगी। अब मैसेज की ऑथेंटिकेशन किस तरीके से होगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट में द मैसेज प्लस concatenated hash code is encrypted using symmetric encryption। अब ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम सिक्योरिटी का एक नेक्स्ट लेवल पे हम जा रहे हैं। अदरवाइज हमने अपना हैश कोड जनरेट करवा लिया था, वहां पे डेटा को स्टोर करवा लिया था और हम उसको भिजवा सकते थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि हम एक ओवरऑल ऐसा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाएं जिसके अंदर हमारा हैश कोड भी सेफ रहे प्लस हमारा मैसेज भी सेफ रहे। तो उसके लिए हमने कहा कि इन दोनों को कंबाइन करके आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं ओनली हैश कोड इज इनक्रिप्टेड यूजिंग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। जब आपने सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को यूज करना है तो उसके अंदर आपने सिर्फ हैश कोड को इनक्रिप्ट करना है। ये नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है। एक पहले लेवल पे हमने कहा कि मैसेज और हैश कोड दोनों को आप सिमेट्रिक इंक्रिप्शन से कर लो। नेक्स्ट में वो कहता है कि आप मैसेज को बेशक ना करें, लेकिन आप सिर्फ ऐसा करो हैश कोड को कर दें। थर्ड पॉइंट पे कहता है ओनली हैश कोड इज इनक्रिप्टेड यूजिंग पब्लिक की इनक्रिप्शन एंड यूजिंग सेंडर्स प्राइवेट की। नेक्स्ट में फिर वो कहता है कि या तो अगर आप सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप ऐसा करें, पब्लिक और प्राइवेट की वाला आप टेक्निक यूज करके हैश कोड को इनक्रिप्ट कर दें। फिर डी पॉइंट में वो कहते हैं इफ कॉन्फिडेंशियलिटी एज वेल एज डिजिटल सिग्नेचर इज डिजायर्ड। डिजिटल सिग्नेचर हम लास्ट लेक्चर के अंदर देख चुके हुए हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आपको सीक्रेसी भी चाहिए प्लस आपको ऑथेंटिकेशन भी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, तो हम क्या करते हैं, देन मैसेज प्लस प्राइवेट की encrypted hash code can be encrypted using symmetric secret key। अब यहाँ पे टू लेवल ऑफ इंक्रिप्शन यूज हो रहा है। पहले उन्होंने क्या किया, मैसेज और जो प्राइवेट की हमने यूज की थी इंक्रिप्शन के लिए, हमने इनको इनक्रिप्ट कर देना है। फिर नेक्स्ट लेवल पे हमने क्या करना है, दोबारा से सिमेट्रिक सीक्रेट की को यूज करके इंक्रिप्शन कर देनी है। और लास्ट पॉइंट में वो कहते हैं यूज अ हैश फंक्शन बट नो इनक्रिप्शन फॉर मैसेज ऑथेंटिकेशन। जब भी आपने मैसेज की ऑथेंटिकेशन या उसकी वैलिडेशन करनी है, आपने इंक्रिप्शन को फोकस नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, उस हैश कोड को या हैश फंक्शन को फोकस करना है। अब रीजंस आ जाती हैं, किन रीजंस के बेस पे हम पिछली पुरानी जो इंक्रिप्शन की टेक्निक्स हमने पढ़ी थी उनकी बजाय हम हैश फंक्शन को क्यों यूज करें या हैशिंग को क्यों यूज करें, उसकी रीजंस उन्होंने बताएंगे। पहली रीजन वो कहते हैं इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर इज रिलेटिवली स्लो। अब क्यों स्लो है, उसकी रीजन ये है कि अगर आपका मैसेज साइज बहुत बड़ा है, 3 4 5 पेजेस तक है, 10 पेजेस तक है या 100 पेजेस तक आपका पूरा डॉक्यूमेंट है जिसको आपने इनक्रिप्ट करना है, तो ये बहुत ऑब्वियस बात है कि उसके ऊपर जब आप इंक्रिप्शन टेक्निक लगाओगे, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाएंगे, कोई की लगाएंगे जब उसके ऊपर, तो उसकी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन बहुत एक स्लो प्रोसेस हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट कहते हैं इंक्रिप्शन हार्डवेयर कॉस्ट आर नॉट नेग्लिजिबल। ऑब्वियसली बात है, जब आप इंक्रिप्शन कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप एक बहुत ज़्यादा हाई फाई हार्डवेयर कॉस्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं इंक्रिप्शन हार्डवेयर इज ऑप्टिमाइज टुवर्ड लार्ज डेटा सेट। जब आपको बहुत ज़्यादा लार्ज डेटा साइज हो गया तो फिर आपका इंक्रिप्शन हार्डवेयर भी इतना अच्छा काम नहीं करता है, यानी कि हमें लार्ज डेटा साइज के लिए अपने इंक्रिप्शन हार्डवेयर को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और लास्ट पॉइंट में वो कहता है इंक्रिप्शन एल्गो में बी कवर्ड बाय पेटेंट्स। पेटेंट्स हो जाते हैं आपके, कॉपीराइट्स हो जाते हैं आपकी, इस किस्म की और टैक्सेस वाली बातें आ जाती हैं आपकी, और एक्स्ट्रा बजट वाली कॉस्ट आ जाती है। तो जब आप इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे आपके कॉपीराइट्स आ जाते हैं कि जिसने भी इंट्रोड्यूस करवाया है वो हर दफ़ा आपसे कहेगा कि आप हमें पेमेंट करें, हमारे से कॉपीराइट्स लें और देन आप इसको इंट्रोड्यूस करें। थैंक यू वेरी मच।